आईआईटी जेईई 1982 के इस क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसा दिया हुआ है कि एक बड़ा सा ब्लॉक है। उस बड़े से ब्लॉक के ऊपर, ठीक ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक है। ये ब्लॉक स्ट्रिंग से टाइड है, बंधा हुआ है। ये स्ट्रिंग एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग एक्सपैंड कर सकता है, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। और ये स्प्रिंग वापस एक दूसरे छोटे ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर ग्रेविटी के कारण इस बॉडी का जो वेट बनेगा उसके कारण ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगा। उसका टेंडेंसी रहेगा नीचे जाने का, जो कि स्प्रिंग को पुल करेगा, जिसके कारण कि स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा। और जैसे ही स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होता है वैसे ही उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहता है। और फिर ये जो पुल कर रहा है वही टेंशन स्ट्रिंग होते हुए इस ब्लॉक में जाएगा और ये ब्लॉक मूव करेगा। इस क्वेश्चन में इन ब्लॉक्स के साथ इस बड़े वाले ब्लॉक के सरफेसेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि इस स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद किस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया दो ब्लॉक्स है ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, are connected to each other by a string and a string और फिर स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। The string passes over a frictionless pulley as shown in the figure. Block B slides over the horizontal top. अच्छा है, ये ब्लॉक B है, ये ब्लॉक A है। Block B slides over the horizontal top surface of a stationary block C. ये ब्लॉक जो है ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं करेगा। And the block A slides along the vertical side of C. Vertical side of C, C का जो vertical side है इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ कांटेक्ट में है ये ब्लॉक A, और ये इस तरह से स्लाइड करके, कुछ इस तरह से स्लाइड करके उतर रहा है ये ब्लॉक। बोथ विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो मोशन है, इस मोशन में कहा गया है, इन दोनों के मोशन में कहा गया है कि ये इसका जो स्पीड है ये भी उसी स्पीड से उतर रहा है। दोनों का यूनिफॉर्म स्पीड है। अब दोनों जब सेम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसका भी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब v ही है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में, या फिर कहे जिस पीरियड में हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पीरियड में इसका स्पीड जो है v ही रह गया, चेंज नहीं हुआ। इसका भी स्पीड v ही है, चेंज नहीं हो रहा। यानी कि दोनों ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज दोनों के पास यूनिफॉर्म स्पीड है। सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और ये ब्लॉक जो है इसमें भी एक्सेलरेशन जो है ये ज़ीरो है। दोनों में ज़ीरो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन इज देयर। यहाँ से एक बात हम और इन्फर कर सकते हैं इमीडिएटली कि जैसे इस सिस्टम को आप बना के छोड़ देते हैं, ऐसा सिस्टम बना के आप छोड़ देते हैं, तो पहला चीज़ जो होता है वो ये कि ये बॉडी इसके वेट के कारण ये नीचे जाता है, और ड्यूरिंग दैट इनिशियल पीरियड में क्या होता है, ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग एलोंगेटेड होता है। स्प्रिंग पूरी तरह से एलोंगेट हो जाता है जब जितना वो हो सकता है ड्यू टू इट्स वेट। इस फोर्स के कारण, इसके वेट यानी फोर्स, इस फोर्स के कारण ये जितना एक्सपैंड कर सकता है उतना पहले इसका एक्सपेंशन हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद वो फोर्स प्रोपगेट करता है आगे, एंड देन ये बॉडी मूव करना शुरू करता है। हम यहाँ से इन्फर ये कर सकते हैं, चूंकि दोनों का मोशन एग्जैक्टली सेम है, v स्पीड, यानी कि जिस समय ये बातचीत हो रही है, जिस सिचुएशन की बात यहाँ पर क्वेश्चन में हो रहा है, उस सिचुएशन में ऑलरेडी स्प्रिंग का एक्सपेंशन हो चुका है। उसके बाद का सिनेरियो है ये, इसीलिए दोनों का स्पीड सेम है, वरना स्पीड सेम नहीं हो सकता। आप ये खुद सोच के देखिए, दोनों का स्पीड सेम नहीं हो सकता। एक्सपेंशन हो चुका है, इसीलिए स्प्रिंग जो है एलोंगेट कर चुका है, इसीलिए दोनों का मोशन एग्जैक्टली सेम है। अब कहा गया द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द ब्लॉक इज 0.2, यानी कि इस ब्लॉक के लोअर सरफेस और इस सी ब्लॉक के अपर सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और इस वाले सरफेस में इन दोनों का जो कांटेक्ट है वहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2।
फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 1960 न्यूटन पर मीटर। सो ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1960 न्यूटन पर मीटर। If mass of block A is 2 kilogram and mass of block B and energy stored, अच्छा यहाँ पर मिस हो गया है, अच्छा कैलकुलेट द मास ऑफ ब्लॉक बी, ठीक। इफ मास ऑफ ब्लॉक ए इज़ 2 किलोग्राम, तो इसका जो मास है ये कहा गया, लेट अस से मैं इसे ऐसे स्मॉल लेटर m से डिनोट कर देता हूँ और इसे मैं कैपिटल M से डिनोट कर देता हूँ। तो इसका जो मास है कहा गया है दैट मास इज़ 2 किलोग्राम, दिस इज़ 2 किलोग्राम। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ ब्लॉक बी। चलिए इस ब्लॉक का मास हमें कैलकुलेट करना है। एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इमीडिएटली आप क्या करेंगे, इमीडिएटली आप ये देखेंगे कि ये इस ब्लॉक में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस ब्लॉक में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये डिसाइड करेगा कि इस सरफेस में फ्रिक्शन कितना क्रिएट होगा, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। यहाँ फ्रिक्शन कितना क्रिएट होगा, और इस सरफेस में या फिर सरफेसेस के कांटेक्ट में यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो सकता है, बिकॉज इन दोनों बॉडीज़ के बीच किसी तरह का दबाव नहीं है, किसी तरह का फोर्स का इंटरेक्शन नहीं है इन दिस डायरेक्शन। ये इसे पुश नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा है। दैट्स वाई यहाँ किसी भी तरह का फोर्स का इंटरेक्शन नहीं होने के कारण इस सरफेस में या कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस में किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन यहाँ एग्जिस्ट करेगा, कितना करेगा, कंप्यूटेशन अभी हमें ये करना है कि फोर्सेस क्या क्या है, जैसे कि यहाँ नीचे की तरफ mg, यहाँ नीचे की तरफ कैपिटल mg, यानी कि ये बॉडी अगर इधर मूव करेगा उसे रेजिस्ट करने के लिए या अपोज करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो फ्रिक्शन होगा म्यू mg, म्यू कैपिटल mg, बिकॉज इस बॉडी का इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का एक्सीलरेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये बॉडी mg फोर्स या फिर कहें ग्रेविटी अगर इस बॉडी को mg फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब इस बॉडी पे ये नीचे वाला बॉडी ज़रूर mg फोर्स के बराबर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। दिस r इज इक्वल टू mg, एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू mg ये हो गया ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में। अब देखें फोर्सेस मिल गया हमें, mg फोर्स से ग्रेविटी से खींच रहा है, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। लेट अस से कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रहा है T, यहाँ पर भी वही टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ पर भी पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन क्रिएट होगा, और चूंकि ये स्प्रिंग ऑलरेडी एलोंगेट कर चुका है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली वही टेंशन यहाँ पर भी होगा। तो ऐसे सिनेरियो में नॉर्मली टेंशन का कंसिडरेशन नहीं करें अगर तो भी चलता है, जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली आप ये पाएंगे mg फोर्स इज़ रेस्पॉन्सिबल जो कि इसे पुल कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है म्यू कैपिटल mg, और चूँकि एक्सेलरेशन नहीं है, जो किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है इस सिस्टम में, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, देन दिस शुड बी इक्वल टू दैट, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। खैर चलिए मैं टेंशन को इंक्लूड करके यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस यही रहता है कि टेंशन को इंक्लूड किया जाए। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इस बॉडी को कंसीडर किया जाए तो स्मॉल mg से टेंशन को घटा दे तो वो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा इस बॉडी पे। सो स्मॉल m
जी नीचे की तरफ लग रहा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन उसे ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, यानी ये इस पे नेट फोर्स लग रहा है। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू ये बॉडी, इस बॉडी का मास इनटू इस पे बना एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 0। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से इस बॉडी को पुल करने वाला, इस डायरेक्शन में पुल करने वाला फोर्स सिर्फ टेंशन है और कोई नहीं है। यहाँ पर mg का रोल इसके मोशन में बिल्कुल नहीं है, बल्कि mg का रोल है फ्रिक्शन को क्रिएट करने में। सो इस बॉडी को जो पुल कर रहा है वो टेंशन है, जिसके कारण ये बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। यानी इस डायरेक्शन में अगर फोर्स का आप कैलकुलेशन करें तो आप पाएंगे टेंशन इस डायरेक्शन में उसे खींच रहा, उसे अपोज कर रहा म्यू कैपिटल mg, यानी टेंशन माइनस म्यू कैपिटल mg इस डायरेक्शन में उस पे लगा हुआ नेट फोर्स है। सो टेंशन माइनस म्यू कैपिटल mg इज इक्वल टू नेट फोर्स इस बॉडी पे लगा हुआ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फिर दैट इज इक्वल टू इस बॉडी का मास इनटू इस बॉडी पे बना हुआ एक्सेलरेशन विच इज 0। तो यहाँ से इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं, ये तो बन गया 0, ये भी बन गया 0, ओके। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप पाएंगे mg माइनस म्यू mg इज इक्वल टू 0। ये टेंशन ये कैंसिल हो जाएगा जैसे ही हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप पाते हैं कि स्मॉल mg इज इक्वल टू म्यू कैपिटल mg। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ऐसे सिनेरियो में हमें वही मिलता है कि इसे नीचे खींचने वाला फोर्स जो है mg है, और इसके मोशन को रेजिस्ट करने वाला फोर्स जो है म्यू mg है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं। अगर एक्सेलरेशन होता, लेट से ए एक्सेलरेशन होता इस सिस्टम में, तो फिर हम कहते हैं इस बॉडी पे नेट फोर्स जो लग रहा है दैट इज mg माइनस म्यू mg। डायरेक्टली हम इसे कर सकते हैं, mg जिसे अपोज कर रहा म्यू mg, सो mg माइनस म्यू कैपिटल mg इज इक्वल टू नेट फोर्स, और बाकी जो भी एक्सेलरेशन होता है उसके कारण दिस मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस दिस मास इनटू एक्सेलरेशन वो हो जाता नेट फोर्स के बराबर। खैर हम लोग इस तरह से अप्रोच किए। तो अब हम यहाँ से आप देखें जी कैंसिल कर सकते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया कैपिटल M का वैल्यू पता कीजिए, हमने इसे कैपिटल M माना विच इज़ ब्लॉक B, और मास ऑफ ब्लॉक B हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई म्यू, स्मॉल m डिवाइडेड बाई म्यू। अब आप देखें स्मॉल m का वैल्यू, स्मॉल m ये वाला बॉडी है, इसका वैल्यू कहाँ पर दिया हुआ था 2 किलोग्राम, सो 2 किलोग्राम्स, एंड म्यू दिया हुआ था 0.2। दैट मीन कैपिटल M जो है ये 10 किलोग्राम का है। 2 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम्स। सो इस बॉडी का मास है 10 किलोग्राम्स। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। हम किस तरह से इसे पता कर सकते हैं कि इस स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड, इस स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट इज़ इक्वल टू हाफ के इंटू स्प्रिंग में जितना एक्सपेंशन हुआ, लेट्स से दैट इज़ x, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच्ड हुआ दैट इज़ x, एंड उसका स्क्वायर। तो ये हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग में। दैट मीन k तो गिवन है लेकिन x गिवन नहीं है, उस x को हमें पता करना है। अब x को एक दूसरे तरीके से, x का रिलेशन सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड के साथ ही नहीं है बल्कि x का रिलेशन रिस्टोरिंग फोर्स के साथ भी है। यानी इस स्प्रिंग में जितना फोर्स बाहर से लग रहा है, जो फोर्स बाहर से लग रहा है वो फोर्स बराबर होना चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x के। x एक्सपेंशन है, दैट मीन रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक पे जो है, लेट अस से F इज द रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग में, दैट शुड बी इक्वल टू kx
तो यहाँ से हम x पता कर सकते हैं, बिकॉज स्प्रिंग पे लगा हुआ फोर्स जो है, ये टेंशन यही स्प्रिंग पे लगा हुआ है, वही स्प्रिंग को खींच रहा है, इधर से T इधर से T, तो T फोर्स से ये स्प्रिंग खींच रहा है। सो T इज इक्वल टू के एक्स, टेंशन इज इक्वल टू के एक्स, एंड टेंशन का मैग्नीट्यूड mg के बराबर होगा यहाँ पर। सो यहाँ से देख ले, mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 0 था आपके पास, यानी mg इज इक्वल टू टेंशन। सो को इधर से टेंशन खींच रहा, इधर से टेंशन खींच रहा, T टेंशन से। 2T नहीं होगा स्प्रिंग पे फोर्स, ये ध्यान रखिए, 2T नहीं, T फोर्स लग रहा है स्प्रिंग पे। एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन से आप इसे समझ सकते हैं। 10 किलोग्राम ये पार्ट तो हो चुका है, इसे मैं मिटा देता हूँ। सो एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन कि लेट अस से कि यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लगाया, एक स्प्रिंग पे। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका एक्सपेंशन। हम क्या कहते हैं कि इस पे फोर्स लगा F, यानी इस पे रिस्टोरिंग फोर्स बना F, और F शुड बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इसमें जितना एलोंगेशन हुआ, या एक्सपेंशन हुआ, लेट अस से x एक्सपेंशन हुआ, हम ऐसा ही कहते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे, आप जो फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं नीचे की तरफ स्प्रिंग पे, ये यहाँ पर स्प्रिंग को ऊपर उतना ही फोर्स से खींचा जा रहा है। अगर ऐसा ना होता तो स्प्रिंग में एक्सीलरेशन मिल जाता, स्प्रिंग वहाँ पर रुका हुआ नहीं रहता, यहाँ पर रुका हुआ नहीं रहता, बल्कि स्प्रिंग इस फोर्स के कारण ये स्प्रिंग मूव करने लग जाता, उसमें एक्सीलरेशन हो जाता डाउनवर्ड। तो ऐसा तो होता नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर वेइंग मशीन लगाते हैं तो ऑब्वियसली वेइंग मशीन इसी फोर्स को रीड करेगा। इस फोर्स को वो रीड कैसे कर पा रहा है, ज़रूर ये फोर्स जो है, जो खींच रहे हैं आप, वो ट्रांसफर्ड हो रहा और यहाँ तक पहुँच रहा है। सो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस स्प्रिंग पे अगर आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और उसे उसी जगह पे रहना है और एक्सपेंडेड होना है या उसका एक्सपेंशन होना है, तो उसे दोनों तरफ से वो खिंचाव महसूस करना होगा, वो फोर्स महसूस करना होगा। वैसे किसी भी बॉडी पे अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगे तो वो तो एक्सीलरेटेड हो जाएगा। किसी बॉडी को कंप्रेस्ड या एक्सपेंडेड करने के लिए, उसमें एक्सपेंशन लाने के लिए या उसे कंप्रेस करने के लिए हमें दो फोर्सेस लगाना पड़ता है इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आप इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेस्ड हो जाएगा बॉडी, आप इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ऐसे खींचेंगे अगर दोनों इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये एक्सपेंडेड होता है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। इन द सेम लॉजिक हम यहाँ पर कह सकते हैं इस स्प्रिंग पे लगा हुआ फोर्स इज इक्वल टू T टेंशन एंड दैट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से सिंपली हम ये कह सकते हैं mg फोर्स लगा इस स्प्रिंग में, दैट शुड बी इक्वल टू kx। यहाँ से पहले हम x पता कर लेंगे, x इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई k। अब वैल्यूज़ अगर देखें तो m जो है, स्मॉल लेटर m इज गिवन एज 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। पुराना क्वेश्चन है। उस समय अभी हाल फिलहाल में IIT कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लीजिए, पहले वो कहा करता था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड लीजिए। और यहाँ डेटा ये भी इंडिकेट कर रहा है कि टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी as 9.8 because 9.8 into 2 is 19.6। so ये इतना k का वैल्यू, और यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको 19.6 मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दिया हमने तो 19.6 मिलेगा, यानी कि इसका 100 गुना है ये, 100 टाइम्स। 1 डिवाइडेड बाई 100 इतना मीटर, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स, यानी दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, सो स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हम एनर्जी स्टोर्ड पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग हमें पता है, लेट अस से E इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एंड दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू k का वैल्यू 1960
इंटू एक्स जो है 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर एंड 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। क्योंकि सारे कंसिडरेशन यहाँ ये जो है ये एसआई में दिया हुआ है, कैलकुलेशन एसआई में करना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और साथ ही साथ हमारा प्रैक्टिस भी यही ज़्यादा है हम लोगों का कि हम कैलकुलेशन एसआई में करें। तो इससे जब आप काटते हैं तो आपको मिलता है 980। अब 980 डिवाइडेड बाय 100, 9.80 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 0.098। यूनिट क्या होना चाहिए, हम पता कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड और सारे कंसिडरेशन एसआई में है, तो यूनिट होना चाहिए जूल। सो दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्ट्रिंग। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।